नमस्कार। शायद आप सभी सारे के सारे लेक्चर देख रहे होंगे और भरपूर रूप से उसका एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट छपेंगे, या मैंने बेसिक क्लास मैंने करा दिया है, या मैंने सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के हित के लिए निकाला हुआ है यह सीरीज जो मैं अब कराना शुरू कर दिया हूँ। तो यह करीब 7वां या फिर 6वां लेक्चर है। और यह मत सोचना कि सर क्या इतना ही आएगा, यह इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप बेसिक क्लास में पढ़ लेते तो शायद अब न पूछते। बेसिक क्लास मैंने करा दिया, आपका मैराथन हो गया है और आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो गया है। मैथ में बहुत बैक लगता है, भले ही देखने में आसान सा लगता है आपको, लेकिन बहुत बहुत धुरंधर जो बड़े बड़े धुरंधर होते हैं ना, वो भी धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि मैथ में डीएलएड वाले जैसे संस्था में बैक लगा ही देता है किसी भी सूरत में। अगर आप बहुत अच्छे से किए हो और लगता है आपको कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरा सही है, तो कॉन्फिडेंस वो आपका काम आ जाता है, तो उसमें स्क्रूटनी में आप चैलेंज कर देते हो तो आप पास हो जाते हो। लेकिन फिर भी बैक लग जाता है तो कारण यह है कि आप लोग बहुत चीज़ें बहुत आसान कुछ लोग ले लेते हैं और कुछ लोग को नहीं आता है। तो दोनों तरीक़ों से हमें थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है। और जो मैं अब बता रहा हूँ छोटे छोटे सीरीज में जो आ रहा है, इसको बस डायरेक्ट आप देख कर ही जाना, निश्चित रूप से देख के जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यह मत देखना 5 मिनट का है कि 10 मिनट का है, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर आपका और बचा रहेगा बस। देखिए, यह आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता। यहाँ से नॉर्मल सा प्रश्न बनता है जो आपके सामने लिखा है। शायद ही इसमें से कोई बच्चा होगा जो नहीं कर पाएगा, लेकिन अंततः मैं इसको आपके संज्ञान में डाल देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं सर्वांग समता और समरूपता बताऊंगा, ठीक है। वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, यह प्रश्न है आपका ऐसे दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा इस तरह से। आपको बताना होगा वर्ग अंतराल की माप बता दो। वर्ग अंतराल की माप का मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, वर्ग अंतराल में डिफरेंस कितना है। तो 125 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 150 माइनस 125 करोगे तब भी 25 आएगा। 175 माइनस 150 करोगे तब भी 25 आएगा। यानी कि जो वर्ग अंतराल की माप है ना, या फिर सीमा है ना, वो 25 है। क्या है? 25। तो पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कैसे लगा दोगे? किसी एक को पकड़ लेना, डिफरेंस निकाल देना, बता देना सब में बराबर बराबर 25-25 मिल रहा है, यानी कि वर्ग अंतराल की जो माप है वो 25 होगा, ठीक। आगे दूसरा क्वेश्चन, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? भाई हमको पता है 130 सबसे अधिक है, तो किस वर्ग का? 1 2 3 4 175 से 200 वाले वर्ग का बारंबारता 130 है, यानी सबसे अधिक है। किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है? तो बताओगे भैया दो वर्ग हैं ऐसे। एक तो यह वाला नजर आ जाएगा आपको, एक यह वाला नजर आ जाएगा। 125 और 150, 275 और 300, दोनों के वर्ग अंतराल के बारंबारता जो है बराबर हैं और सबसे कम भी है। तो याद रखना सबसे कम वाला भी हो गया और सबसे अधिक वाला भी हो गया। 300 वर्ग अंतराल 300 325 वाले के उच्च और निम्न सीमा का मान बता दो। तो भाई बताओ वर्ग अंतराल का 300 कहाँ गया भाई? अच्छा, इसके एक नीचे भी आता 300 से 325, इसके नीचे भी आता। मैं यहाँ पे 325 न लिखकर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 275 से 300 का निम्न सीमा और उच्च सीमा बता दो। तो अब बताते निम्न सीमा क्या हो जाता भाई? 275 निम्न सीमा है, मतलब 300 से 275। यहाँ पे 275 से 300 है, तो यानी कि उच्च सीमा क्या होगा? 300। निम्न सीमा क्या होगा? 275। यह बता देना, ठीक है ना। इसके बाद बोला गया है किन दो वर्गों की बारंबारता समान है? तो बता देना 275 से 300 वाले वर्ग का समान है 125 से 150 वाले का, क्योंकि भाई इसमें भी बारंबारता 23 है और इसमें भी बारंबारता 23 है। बताओ, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था और इसको बच्चे पता नहीं क्यों गलत करके आते हैं यार, कुछ नहीं समझ में आता है। कभी कभी क्या दे देगा आपको, इसको बना दो पिक्टोग्राफ में बेटा, मतलब कि इसको बना दो रेक्टेंगुलर ग्राफ में। रेक्टेंगुलर ग्राफ मतलब कि आयत वाला, जो आपको पता है ना कैसे बनाएंगे, बता देता हूँ, ध्यान से देखना। आपको इधर लिखना है वर्ग अंतराल, इधर लिखना है बारंबारता। इधर बारंबारता लिख देना, इधर वर्ग अंतराल लिख देना। वर्ग अंतराल पहला वाला 100 से 125 तक, 100 से 125 तक, तो कहाँ तक गया है? 46 तक। तो इस तरह से इसको उठा देना आप ऐसे, यहाँ पर लिख देना 46, ठीक। इसके बाद 100 यहाँ पे लिखते चलना अपना जो भी चीज़ें, 46, 50, 60, 70, 80 ऐसे लिखते चलना, या फिर ऐसे कर लेना, जो वर्ग अंतराल उसको नीचे लिख लेना और इधर लिख देना अपना बारंबारता, इधर बारंबारता। तो बारंबारता के लिए आप यहाँ पे बना देना 0, 50, 100, 200, मतलब 150, इस तरह 50-50 के अंतर का बना देना, नहीं तो 25-25 का अंतर का बना देना। 25-25 अंतर है तो 25-25 का बना देंगे तो सही रहेगा। फिर इसके बाद मान लीजिए आपसे पहला वाला है 100 से 125 पूछ रहा है और इधर आपका क्या है? वर्ग अंतराल है।
वर्ग अंतराल है। तो आप क्या करोगे, 100 से 125 तक वाला जा रहा है, 100 से 125 तक जा रहा है, 46 तक ही उसमें है, तो बता देना 50 से थोड़ा सा नीचे ऐसे बनेगा। दूसरा वाला क्या है, 23 तक है, तो उससे भी छोटा बन जाएगा इस तरह से। तीसरा वाला 54 है, तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा 50 तक। उसके बाद 130 है, तो 100 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। इस तरह से ग्राफ बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम समझेंगे सर्वांग समता क्या होता है और समरूपता क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। यहां से 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं, 1 नंबर क्या 3 नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। निश्चित, यहां से निश्चित आता है, इस पे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, पहले समझ लेंगे आज। देखिए भाई, सर्वांग समता का मतलब होता है जिसमें सभी अंग समान हो, सभी अंग समान हो, सभी अंग समान हो, समान हो। और समरूपता का मतलब होता है समान रूप। देखिए एक रूप होता है, मतलब एक उसका आकृति होता है, एक रूप होता है। आकृति का मतलब जैसे मैं कह दूं, 2 घर में भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। एक बड़े भाई को स्लीपर आ गया, बिल्कुल वैसे ही स्लीपर के लिए छोटा भाई जिद कर लिया। अब उसको तो उसके घर वाले बड़ा वाला स्लीपर तो ला के देंगे नहीं, वैसे ही देंगे, सेम कलर का देंगे, सेम डिजाइन का देंगे, छोटा देंगे। तो वो हो गई आकृति। क्या हो गई, आकृति। तो रूप क्या हुआ, रूप देख लो, रूप बराबर तो नहीं हुए उसके, सॉरी उसके रूप बराबर हो गए। रूप बिल्कुल देखने में तो एक जैसा है, लेकिन आकृति एक छोटी हो गई एक बड़ी हो गई। आकृति समान नहीं हुआ, लेकिन रूप उसके समान हो गए। जब रूप समान हो जाए, आकृति अलग अलग रहे, उसे बोलते हैं समरूपता। लेकिन जब रूप और आकृति दोनों बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं सर्वांग समता, ठीक है ना। 2 त्रिभुज लेते हैं अब हम लोग। किसी भी 2 त्रिभुज के लिए जो हमारा सर्वांग समता होता है, सर्वांग समता होता है, वह क्या होता है, सारे एंगल भी बराबर देखता है और सारी भुजाएं भी। यह मान लेते हैं पी क्यू आर त्रिभुज है, यह मान लेता हूं ए बी सी त्रिभुज है। मैं यहाँ पे कह देता हूं एंगल पी बराबर है एंगल सी के, और एंगल क्यू बराबर है एंगल बी के, और एंगल आर बराबर है एंगल ए के। तो बता दो इन दोनों की सर्वांग समता क्या हो जाएगी। तो कहोगे पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग समता को ऐसे दिखाते हैं, एक खड़ी पाई, एक मतलब पैरेलल पाई, एक इस प्रकार से समरूपता वाला। सी बी ए लिखना, त्रिभुज सी बी ए, ये चीजें दिमाग में रख लेना। यानी कि पी सी के, क्यू बी के, आर ए के बराबर है। भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी भाई, जो एंगल पी है ना, एंगल पी के सामने भुजा क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर जो होगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के सामने के भुजा के, यानी कि कोण भुजा ए बी के बराबर होगा। और इसी प्रकार कोण क्यू बराबर है कोण बी के, तो कोण क्यू के सामने कौन सी भुजा है, पी आर। तो पी आर बराबर होगा किसके, एंगल क्यू बराबर एंगल बी के है, तो एंगल बी के सामने वाला ए सी के, ए सी भुजा के बराबर होगा पी आर। इसी प्रकार कोण आर के बराबर कौन सी भुजा है, पी क्यू। तो पी क्यू जो है बराबर होगा किस वाले भुजा के, कोण ए के सम्मुख बी सी के, BC के बराबर होगा। यह चीजें दिमाग में होनी चाहिए। बताओ भाई, यह हो गया सर्वांग समता का नियम, ठीक है। अब आ जाते हैं समरूपता में। समरूपता में कभी एंगल 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 तो बराबर हो सकते हैं, मतलब कि एंगल के साथ, मतलब भुजा 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 बराबर नहीं हो सकता। इस चीज को दिमाग में रख लेना बस। समरूपता देखना, समरूपता में भी सेम चीज बनाएंगे। जैसे कोई बड़ा त्रिभुज हो गया और इसके साथ एक छोटू सा हमने त्रिभुज बना दिया ऐसे, तो इसमें हमने दे दिया इसको ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पे हमने देख लिया जो कि त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, वह क्या है भाई, सर्वांगसम है, सर्वांगसम नहीं समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, इस तरह से लिख दिया। जब समरूप है तो कोण ए कैसे समरूप हो सकता है, 3 नियम होते हैं समरूप के। एक तो साइड साइड एंगल बराबर हो, या फिर साइड एंगल साइड बराबर हो, साइड एंगल साइड बराबर हो, या फिर एंगल एंगल एंगल, यानी कि साइड 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 बराबर नहीं करना है, कोण 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 बराबर हो, साइड 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 बराबर कर दोगे तो हो जाएगा सर्वांग समता, ठीक है ना। कोण 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 बराबर हो सकता है, कोण सॉरी भुजा कोण भुजा बराबर हो सकता है, भुजा भुजा कोण बराबर हो सकता है। यह चीजें दिमाग में रखनी होंगी, ठीक भाई, यह चीजें दिमाग में आनी चाहिए सबके, ठीक। तो यह चीजें आपके दिमाग में, तो इससे हम क्या प्रूव कर देते हैं, समरूपता। अब इसमें देख रहे हैं ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के,
तो एक फार्मूला लगता है ए बी भुजा जो है ए बी लिख लेना यहाँ पर, ए बी बटे के पी क्यू भुजा का साइज। इसी प्रकार से बी सी बटे के क्यू आर, क्या होगा क्यू आर। इसी प्रकार से सी ए बटे में आर पी, क्या हो जाएगा आर पी। यह वाला दिमाग में आना चाहिए, ठीक है भाई, ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए। यह रहा सर्वांग समता समरूपता। इसके ऊपर क्वेश्चन आप लगाना चाहें तो लगाइएगा, नहीं तो फिर कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बताते हुए इस पूरे को मैं सेशन को समाप्त कर दूंगा मैथ का, ठीक है ना। आपका भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा कल परसों से, है ना, 19 तारीख से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना चीज़ रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। एक वीडियो आएगा आपके लिए, वो चीज़ें देख लेना ज़रूर से। उसमें बताया जाएगा कि लास्ट समय आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे सारी चीज़ों को, जो आपको मैथ में नहीं आता है उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। धन्यवाद।